जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः भारत और रशिया को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई थी, जहां पर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने जो रशियन काउंटर पार्ट है उनके साथ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करी है। दरअसल रक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि रशिया शीघ्र अतिशीघ्र जो दो लास्ट यूनिट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये भारत को डिलीवर करे, क्योंकि इस समय भारत को इनकी अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सप्लाई है ये अगर जितनी फास्ट होगी भारत के लिए उतना ही हितकर होगा। आपको बताते चले, पहले ही रशिया के द्वारा जो 3 रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये भारत को डिलीवर करी जा चुकी है। और जो रिमेनिंग यूनिट है ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है और लगातार डिले को फेस कर रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नेटिव रिपोर्टिंग नेम SA-21 ग्राउलर दिया गया है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं और इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इसे 2007 में ऑपरेशनल किया गया था और इसे अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के तमाम टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और भारत के लिए तो इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक गेम चेंजर कहा गया है। और अब भारत को अंतिम 2 जो यूनिट्स हैं इनकी डिलीवरी पूरे होने का इंतजार है, जो कि संभावित है कि अगले 2 वर्षों में हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आपको ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के 2 से 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक इस्टोबार वेरिएंट जो कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा इसका एक एयरफोर्स वेरिएंट और तीसरा एक कैटोबार वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। और ये बात अब सत्य होती नजर आ रही है, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया है कि वो टेडबीएफ के कैटोबार वेरिएंट पे भी काम कर रहे हैं। यानी कैटपल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी वेरिएंट जो है टेडबीएफ का, ये अंडर कंसिडरेशन है। और ये चीज़ फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखकर एड्रेस की जा रही है, जहां पर भारतीय नौसेना अपना जो सुपर कैरियर है उसको कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में चाहती है। अगर हम मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, तो चाहे आइरिस विक्रमादित्य हो या फिर आइरिस विक्रांत हो, ये इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं। यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और अरेस्टेड वायर की सहायता से लैंड करता है। लेकिन जो हमारा दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसको हम IAC-2 के नाम से जानेंगे, इसको लेकर के भी ये कंफर्म हो चुका है कि वो इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करेगा। लेकिन जो IAC-3 होने वाला है, ये हमें बेसिकली कैटोबार ऑपरेशंस में देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ईमेल्स देखने को मिलेंगी। और इसके लिए भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो इसके लिए कंपैटिबल हो। तो अभी से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो टेडबीएफ का कैटोबार वेरिएंट है, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को एक आदर्श एयरक्राफ्ट माना जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये भी कहना है कि इसमें मॉडिफिकेशंस के बाद इसका एयरफोर्स वेरिएंट भी तैयार हो जाएगा और कैटोबार सिस्टम भी इसमें पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। यानी कि जो एडॉप्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। अब अगर हम कैटोबार वेरिएंट की बात करें, तो इसमें आपको कुछ की डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो होगा स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट। जी हाँ, जो एक ज़्यादा स्ट्रेस होती है कैटapult लॉन्चेस के दौरान, उसको विथस्टैंड करने के लिए इसमें जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, लैंडिंग गियर इन्हांसमेंट्स। जी हाँ, अगर हम ईमेल्स की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसपे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर पड़ता है और इसके लिए जो लैंडिंग गियर का एनहांसमेंट है वो भी करना पड़ेगा, ताकि जो ईमेल्स और अरेस्टेड वायर सिस्टम है इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बनी रहे। और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है ये भी करना पड़ेगा। इंजन थ्रस्ट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन है वो होता दिखाई पड़ेगा, जो कि कैटोबार ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इंडियन नेवी का प्लान तो काफ़ी एम्बिशियस है। इंडियन नेवी के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो टेडबीएफ को लेकर जितना उत्साहित हुए हैं, उतना वो आज तक किसी एयरक्राफ्ट को लेकर उत्साहित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए तो सही ही है। इनको हम शोर बेस्ड फैसिलिटी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पर ये हमारे एयरक्राफ्ट जो है बेसिकली अनमैन्ड एयर व्हीकल को भी इंक्लूड कर सकते हैं और ये एवैक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि सुखोई 30 MKI करता है। तो वो इसको काफ़ी व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। अब अगर हम टेडबीएफ के वेरिएंट की बात करें, तो आडा की पहली प्राथमिकता तो यही है कि टेडबीएफ का जो एक बेसिक वेरिएंट है भारतीय नौसेना के लिए स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में, उसको अतिशीघ्र तैयार किया जाए और उसके बाद जो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन है इस पे काम शुरू किया जाए।
इन केस अगर इंडियन एयरफोर्स उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेती है, जो कि संभावित है आने वाले भविष्य में कर सकती है, तो उसके लिए जो एयरफोर्स वेरिएंट है, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करके वो एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसा कि रशिया ने पहले कंफर्म कर दिया था कि Su-57 फलन में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो लगातार होती रहेंगी और जो इवोल्यूशन है, वो आपको देखने को मिलता रहेगा। और अगर हम रशियन टेलीविजन की बात करें, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि Su-57 का जो सेकंड प्रोटोटाइप है, जिसको 052 नाम दिया गया है, उसने एक नए फेज की जो टेस्टिंग है, वो शुरू कर दी है। और इस फेज में बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है, वो नोवेल फ्लैट नोजल डिजाइन पर किया जा रहा है। और ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है जो कि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगा। क्योंकि अगर हम फ्लैट नोजल की बात करें, तो इसने बहुत ज़्यादा जो कंसिडरेबल इंटरेस्ट है, ये जनरेट किया है। क्योंकि इसे बेसिकली इंटेंट किया गया था S-70 हंटर के लिए, जिसको ऑकनिक नाम भी दिया गया है, जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है। लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी आपको Su-57 फैलन में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये ओरिजिनली Su-57 के लिए प्लान तो नहीं करी गई थी, लेकिन बाद में इसको जो कन्वेंशनल नोजल है, उससे रिप्लेस करने का फैसला किया गया, या कन्वेंशनल नोजल्स को इससे रिप्लेस करने का फैसला किया गया। अब अगर हम फ्लैट नोजल डिजाइन की बात कर ही रहे हैं, तो आपको ये बेसिकली F-22 रैप्टर में देखने को मिल जाती है, जहां पर प्रैट एंड विटनी F-119 इंजन जो है, उनमें हमें जो फ्लैट नोजल्स हैं, वो देखने को मिलती हैं, जो कि कंट्रोल थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आते हैं, जिससे कि मनूवरबिलिटी काफ़ी एनहांस हो जाती है, खासकर अगर हम बात करें लोअर स्पीड्स पे। और ये टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि इसके चलते जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है, वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। यानी कि इससे जो ओवरऑल स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एयरक्राफ्ट की, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। Su-57 की जो नई नोजल है, इसको इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जा रहा है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और स्टेल्थ ऑपरेशंस को काफ़ी इन्हांस करने वाली है। अब पहली बार इसके बारे में बात 2021 में हुई थी, और उसके बाद से लगातार जो डेवलपमेंट है, वो चल रहे हैं। Su-57 को इस समय रशिया एक्सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, ताकि जो एक कह सकते हैं पोटेंशियल बायर्स है, उनको वो अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि अल्जीरिया पहला कस्टमर बन चुका है, और इस समय रशिया की नज़र भारत पर है, और भारत को लेकर जो इस समय स्पुतनिक इंडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है। और इस समय रशिया का प्रयास तो यही रहेगा कि जिस प्रकार के हालात भारत के दुश्मनों के बीच चल रहे हैं, तो रशिया अपना जो स्टेल्थ फाइटर है वो ऑफर करे, क्योंकि भारत को इस समय एफजीएफए की ज़रूरत है। और अगर एमका टाइम से नहीं आता है, तो भारत को दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा, और भारत के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं। एक F-35 जो कि अभी तक ऑफर नहीं हुए, दूसरा है Su-57 फैलन, जो ऑफर तो हुए हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई सख्त दिशा निर्देश जो है वो इस प्रोग्राम को लेकर अभी तक दिए नहीं गए। और जब से भारत ने 2018 में खुद को इस प्रोग्राम से बाहर किया था, तो अभी तक कोई बड़ा डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।